गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लीज कंफर्म मेरी वॉइस आ रही है और स्क्रीन विजिबल है। यस सर। राइट। तो लास्ट क्लास में हमने करवाया था बजट वाला चैप्टर और उसमें कुछ क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन कराया था। घर से कुछ क्वेश्चन करने को दिए थे, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं हुआ आपको तो बताइए। किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व करते हैं, अदरवाइज मैं कुछ और एग्जांपल या एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको कराता हूँ। या भी अगर होमवर्क किया नहीं है तो कल संडे है, कल करना चाहे तो कल कर लेना। बताइए क्या करूँ, होमवर्क में से क्वेश्चन कराऊं या पास्ट एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं इसके उसको देख लें। नहीं सर, वो पास एग्जाम से ही क्वेश्चन करिए। ठीक है चलो। होमवर्क के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके ओके। तो बाकी लोग जिनका होमवर्क नहीं हुआ बेटा वो उसको भी कर लेना। और इसके अंदर में कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी फिर कर लेते हैं आज हम। किसी की क्वेरी हो तो दोबारा पूछ लेना, अदरवाइज जो ऐप पे मैंने आपको सिर्फ कोर्स एक्टिवेट किया है उसमें मॉड्यूल वाले सारे क्वेश्चन मैंने बेसिकली मतलब डिस्कस किए हुए हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं आप। फिर भी कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना। ठीक है, फिर भी कोई क्वेरी होगी तो पूछ लेना है आपको। तो 2 मिनट वेट करेंगे, मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर ओपन करता हूँ और इसके अंदर से कुछ क्वेश्चन लेके आता हूँ। मोस्टली क्वेश्चन तो मॉड्यूल वाले ही हैं जैसे कि मैं इसमें देख रहा था, लेकिन कुछ 2016 के पहले के क्वेश्चन हैं, चलो वो हम कर लेते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन जो है ये 2008 का आया हुआ है, इसको कॉपी करता हूँ पहले मैं। चलो, तो ये एक क्वेश्चन है। कहते हैं द फॉलोइंग आर द एस्टिमेट ऑफ सेल्स ऑफ ए कंपनी फॉर 8 मंथ्स एंडिंग ऑन 31/11/2017। ठीक है, तो ये इस तरीके से बोला हुआ है आपको कि 8 महीने का डेटा दिया हुआ है 30/11/2007 में एंड करने के लिए। अप्रैल की सेल है 12,000 यूनिट, देन मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी द कंपनी मेंटेन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल एज फॉलो। कह रहा है कि जो स्टॉक आइटम है उसमें अगर फिनिश गुड्स है तो 50% ऑफ द एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ। जो फिनिश गुड्स हैं वो क्या रखती है सर, अगले महीने की सेल का आधा। और जो रॉ मटेरियल है वो एस्टिमेटेड कंजप्शन फॉर द नेक्स्ट मंथ, और जो रॉ मटेरियल है उसका अगले महीने जितना कंजप्शन करना होगा उसके बराबर रखेगी। तो जब हमें बोलेगा कंजप्शन तो इसका मतलब होगा ओपनिंग स्टॉक कितना हुआ, हमने परचेज कितनी करी और माइनस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक, या कितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करेंगे और एक में कितनी क्वांटिटी रॉ रॉ मटेरियल चाहिए, वहां से आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके का बोला हुआ है। नेक्स्ट में कहता है एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्टिंग ₹5 पर kg। ठीक है, कह रहा है आपको हर यूनिट में क्या चाहिए, 2 किलोग्राम रॉ मटेरियल चाहिए एक फिनिश गुड्स को बेसिकली बनाने के लिए, जिसकी प्राइस कितने की है, ₹5 पर kg का है। तो हर फिनिश गुड्स में 2 किलो रॉ मटेरियल लगेगा और 1 किलो रॉ मटेरियल ₹5 का आएगा। फिर प्रोडक्शन बजट आपको बनाना है, बेसिकली प्रोडक्शन बजट यूनिट में
एंड रॉ मटेरियल परचेज बजट इन यूनिट्स एंड कॉस्ट, इसकी क्वांटिटी दिखानी है और कॉस्ट दिखानी है, और द कंपनी फॉर द हाफ ईयर एंडिंग ऑन 30 सितंबर 2007। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। बनाना है प्रोडक्शन बजट पहले। प्रोडक्शन बजट फॉर द हाफ ईयर या 6 मंथ एंडेड ऑन 30 सितंबर, सितंबर आपका 8 मंथ हो गया, 2007। ठीक है, तो ये 6 महीने का बनाना है आपको। पर्टिकुलर, देन हम यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी इसकी, कौन कौन से महीने का है, 8 महीने का। स्टार्टिंग फॉर अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, राइट। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर। तो ये इस तरीके से हमने बना दिया, और ये सारे का सारा हमारा क्वांटिटी में, इन क्वांटिटी। तो क्या क्या तरीका होता है इसमें, अगर आपको याद हो, पहले सेल्स लेते हैं, सेल्स में ऐड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ऑफ फिनिश गुड्स, एक वैल्यू आ जाती है, लेस कर देते हैं उसमें से ओपनिंग स्टॉक, और लेस कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा फॉर्मेट है, और ये करने के बाद हमारा प्रोडक्शन आ जाता है। चलो जी, तो देखते हैं इसमें सेल्स कितनी कितनी है। सेल्स है अप्रैल से लेकर 12,000, 13,000, 9,000, 8,000। पहले 4 लिख लेते हैं, 12,000, 13,000, 9,000, 8,000, 12,000, 13,000, 9,000, 8,000। देन वी हैव 10,000, 12,000, फिर ये 10,000 है और 12,000 है, 12,000, 13,000, 9,000, 8,000, 10,000, 12,000। देन क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का, कितना लेना है, कह रहा है जो क्लोजिंग स्टॉक आपको लेना है वो अगले महीने की सेल का आधा लेना है, नेक्स्ट मंथ की सेल का आधा। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन बुक में भी किया था हमने और क्लास में भी किया था। तो नेक्स्ट महीने की सेल का आधा, तो अप्रैल में होगा, नेक्स्ट महीने की सेल 13,000 है, उसका आधा 6,500। जून में बताओ कितना होगा, जून का 4500। 4,500, अगले महीने की सेल का हाफ, ऐसे जुलाई में 4,000, अगस्त में आपका 5,000, और सितंबर में आपका 6,000, और सितंबर के लिए अक्टूबर देखना पड़ेगा, 7000 होगा। अक्टूबर का आपका 14,000 है, तो उसका आधा निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 7,000। तो 12 और 6 ये हो गया आपका 18,500। देन वी हैव 17,500। देन वी हैव 13,000। देन अगेन वी हैव 13,000, फिर 16,000, और फिर 19,000। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। फिर करेंगे इसमें ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स कैसे निकालेंगे, अगर क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने की सेल का हाफ है तो ओपनिंग स्टॉक करंट मंथ की सेल का हाफ होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने की सेल का हाफ है तो ओपनिंग स्टॉक करंट मंथ की सेल का हाफ होगा।
बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर। यस सर। ओके, तो 12,000 का आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6,000 करंट मंथ की सेल का आधा, 13 का आधा 6,500, 9,000 का आधा ये हो जाएगा आपका 4,500, 8,000 का 4,000, 10,000 का आधा ये हो जाएगा हमारा 5,000 और 12 का आधा 6,000। तो 18,500 में से 6,000 गए तो ये 12,500 का प्रोडक्शन आता है। देन 17,500 में से 6 गए, 17 में से 6 गए 13,000 आता है। 13 में से 4 गए 9 और 500 गए तो 8,500। देन 13 और 4 9,000, 16 और 5 ये हो गया आपका 11,000, 19 और 6 ये हो गया आपका 13,000। तो 12,500, 13,000, 8,500, 9,000, 11,000, 13,000, ये इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन आ गया। बताना क्लियर है या नहीं? यस सर। जी, एवरीवन। सर मई की प्रोडक्शन में 11,000 आएगा। मई की प्रोडक्शन में 11 आएगा। अच्छा, 17 में से 6 गए 11, ओके, ये 11 होगा, 11,000। जी, सब क्लियर है? ऑल राइट। यस सर। यस सर। यस। अब यहाँ से बनाना है मटेरियल परचेज बजट। मटेरियल परचेज बजट for the 6 months ended on 30/8/2007। ठीक है, और इसमें क्या करना है आपको, पहले दिखानी है क्वांटिटी और फिर बाद में दिखानी है वैल्यू। करते हैं इसको। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ओके, इसमें पहले निकालोगे आप मटेरियल कंजप्शन। मटेरियल कंजप्शन की क्वांटिटी है ना। अब ये कैसे निकालोगे, तो देखो, प्रोडक्शन आप हर महीने का निकाल चुके हो, यह आया 12,500 पहले पहले महीने का। और क्वेश्चन में क्या बोला था, लास्ट में एक लाइन बोली हुई है आपको, एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्स 2 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल। हर 1 किलो फिनिश गुड्स बनाने में 2 किलो रॉ मटेरियल लगता है। तो जितना भी प्रोडक्शन होगा उसके 2 से इंटू कर दो, जितना भी प्रोडक्शन होगा उसके 2 किलो से इंटू कर दो, राइट। तो 12,500 है, 12,500 का डबल करो, कितना होगा 25,000। 12,500 इंटू 2 25,000, 12 दूनी 24 और 500 1000 हो गए। ओके जी, 11,000 का डबल 22,000, फिर 8,500 का शायद, 8,500 का डबल 17,000, फिर 9,000 है, 9,000 का डबल 18,000। ठीक है, डबल क्यों कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है? यस सर। 11 का डबल 22,000 और 13,000 का डबल डबल 26,000। तो ये तो आ गया जी हमारा, ठीक है, ये आ गया हमारा 13,000। ओके, अब इसमें हम ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में क्या बोला हुआ है, कहता है एस्टिमेटेड कंजप्शन फॉर द नेक्स्ट मंथ। रॉ मटेरियल अगले महीने की कंजप्शन के बराबर लेना है। ठीक है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने की कंजप्शन के बराबर लेना है। अच्छा जी, तो अप्रैल में कौन सा लेंगे, मई में जो
हम रॉ मटेरियल कंजप्शन करने वाले हैं, तो मई में करने वाले हैं कंजप्शन 22,000, 22 ले लिया। मई का होगा जून की कंजप्शन 17,000, जून में होगा जुलाई की कंजप्शन 18,000, और जुलाई में होगा अगस्त की कंजप्शन 22,000, सितंबर में होगा अगस्त में होगा सितंबर की कंजप्शन। ठीक है, और सितंबर के लिए अक्टूबर का मालूम होना जरूरी है, वो मैं नहीं पता, तो वर्किंग नोट में आएंगे हम, यहाँ से निकालेंगे प्रोडक्शन फॉर अक्टूबर 2017, तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अक्टूबर में सेल्स कितनी है सर, देखिए अक्टूबर में सेल है 14,000, चलो जी डाल दो। क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा प्रोडक्शन में, अगले महीने की सेल का आधा, मतलब कि नवंबर की सेल का आधा, तो जो नवंबर की सेल है वो 12,000 है, तो 12,000 का आधा कर दो, हाफ ऑफ 12,000, अगले महीने की सेल का आधा, और ओपनिंग स्टॉक होगा करंट मंथ की सेल का आधा, तो 14,000 प्लस 6,000 माइनस 7,000, तो 13,000 यूनिट तो प्रोडक्शन की आ गई। अच्छा जी, उसके बाद रॉ मटेरियल कंजप्शन फॉर अक्टूबर 2017 at the rate of 2 units, 2 units per unit of finished goods। अब 13,000 की 2 से इंटू कर दो, ठीक है, एट द रेट ऑफ पर के जी 2 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स। ये किलोग्राम में है शायद, ये 2 किलोग्राम में तो 26,000 किलोग्राम आ गए। बताओ क्लियर है या नहीं Yes. एवरीवन? यस सर। तो ये आ गया 26,000, ठीक है, तो ये 26,000 ही निकला है। इसके बाद इसका टोटल निकालो, चलो पहले 25 और 22 ये हो गया 47, 22 17 39, 35,000, देन 40,000, 48,000, 52,000, लेस करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने की कंजप्शन के बराबर है, अगर क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने की कंजप्शन के बराबर है, तो ओपनिंग स्टॉक करंट मंथ की कंजप्शन के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। क्योंकि जो पिछले महीने का क्लोजिंग होगा वही तो क्या होगा, करंट महीने का ओपनिंग होगा ना, है ना? तो अगर क्लोजिंग स्टॉक करंट मंथ की कंजप्शन के बराबर है, तो ओपनिंग स्टॉक करंट मंथ की कंजप्शन के बराबर होगा। तो ले लेते हैं, ये हो जाएगा 25,000, ये हो जाएगा 22,000, ये हो जाएगा 17,000, ये हो जाएगा 18,000, और 22,000, और ये हो गया 26,000। ये करने के बाद, ये करने के बाद हमारे पास आ जाएगी इनकी क्वांटिटी, कंजप्शन की कितनी कितनी होगी, सॉरी परचेस निकलेगा यहाँ से हमारा, यहाँ से हमारा परचेस निकलेगा कितना कितना, मटेरियल परचेस 47 में से 25 माइनस करो, कितना आता है 22,000, 22,000, 39 में से 22 माइनस करो 17,000, 35 में से 17 तो 18,000, और 40 में से 18 12,000, 48 में से 22 तो 4 में से 2 26,000, और ये 26,000। सर ये जुलाई की परचेज में 22,000 है। अच्छा ये 22,000, राइट, ये 22,000 आ गया। ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ से निकल गई, और ये निकली है हमारी मटेरियल कंजप्शन
किलोग्राम में, ये सारा किलोग्राम में निकला। तो ये भी किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम में है, और ये भी किलोग्राम में है। ठीक है, हर जगह से लिख देना, ये भी किलोग्राम में। इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब हम परचेज की वैल्यू लिखेंगे रुपीस में। ठीक है, अब परचेज की वैल्यू लिखेंगे रुपीस में। अब क्या करोगे, कॉस्ट लिखोगे, मटेरियल परचेज क्वांटिटी, और फिर मटेरियल परचेज रुपीस में। रुपीस में क्या क्या बनेगी सर, हर फिनिश गुड्स में 2 किलो मटेरियल लगना था, और 1 किलो रॉ मटेरियल कितने का आएगा, 5 रुपए का बोला हुआ है शायद। यस, कॉस्टिंग ₹5 पर केजी। मटेरियल का 1 किलो 5 रुपए के हिसाब से आएगा। तो अगर हमें 22,000 मटेरियल खरीदने हैं 5 रुपए के रेट पे, तो कितना होगा, 22 इंटू 5 1,10,000, 17 इंटू 5 85,000, 18 इंटू 5 90,000, 22 इंटू 5 1,10,000, 26 इंटू 5 1,30,000, 26 इंटू 5 1,30,000। ठीक है, ये परचेस लगा दी हमने एट द रेट ऑफ ₹5 पर केजी। 5 रुपए पर केजी का रेट लग गया। बताना क्लियर है यार। क्लियर सर। बाकी लोग भी बताइए। सर ओपनिंग स्टॉक कैसा है एक बार बोलेंगे प्लीज। हाँ, ओपनिंग स्टॉक के लिए ऐसे करोगे, आपको ये तो पता है कि जो पिछले महीने का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो करंट महीने का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, है ना। हाँ सर। तो जो अप्रैल का क्लोजिंग है वो यहाँ ओपनिंग बन गया, ऐसे मई का क्लोजिंग है वो यहाँ ओपनिंग बन गया, जून का क्लोजिंग यहाँ ओपनिंग बन गया, जुलाई का ओपनिंग यहाँ, जुलाई का क्लोजिंग यहाँ ओपनिंग बन गया, अगस्त का क्लोजिंग यहाँ ओपनिंग बन गया। लेकिन अब यहाँ कैसे निकालें, तो मैं अप्रैल से क्या नाम है पीछे वाले में जाना पड़ेगा। अप्रैल से पीछे वाला महीना कौन सा होगा, मार्च, बोलो है ना। हाँ सर। ओके, जो मार्च का क्लोजिंग होगा, जो मार्च का क्लोजिंग होगा वो अप्रैल का ओपनिंग होगा, हाँ सर। है ना। अब हाँ सर। मार्च का जो हमारा बेसिकली जो हमारा मतलब क्लोजिंग होगा वो हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें ये बोला हुआ है कि मार्च का जो क्लोजिंग होगा वो अप्रैल की कंजप्शन के बराबर होगा। मार्च का जो क्लोजिंग होगा वो अप्रैल की कंजप्शन के बराबर होगा, है ना। हाँ सर। तो अप्रैल में कंजप्शन कितनी थी, अप्रैल में, 25,000। तो वो हमने ले लिया 25,000। देखो ये 25,000 नीचे आ गए। ठीक है, ओके सर। हाँ, क्योंकि मार्च की जो कंजप्शन होगी, मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अप्रैल की कंजप्शन के बराबर होगा। तो अप्रैल में कंजप्शन 25,000 है, तो मार्च का क्लोजिंग स्टॉक होगा 25,000। अब जो मार्च का क्लोजिंग है वही तो क्या बन जाएगा, अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक। ओके, बताओ बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। मेरी आवाज आ रही है, हेलो एवरीवन। यस सर। ओके, यस सर। से तो आ रहा डाउट है। तो, हाँ तो बेटा इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, पक्का। नो सर। अच्छा, और ऐसे ही देखो हमने इसमें किया, इसमें यहाँ पर जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो यहाँ पर आके ओपनिंग बन गया, ये यहाँ के ओपनिंग बन गया। ऐसे ये क्लोजिंग यहाँ पे ओपनिंग, ये क्लोजिंग ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग ये ओपनिंग। लेकिन अब यहाँ भी निकालना पड़ेगा। तो अप्रैल का निकालने के लिए मुझे मार्च का क्लोजिंग स्टॉक, मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मुझे देखना पड़ेगा। अब फिनिश गुड्स में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कैसे लेना है, फिनिश गुड्स में क्लोजिंग स्टॉक लेना है अगले महीने की सेल का हाफ। तो मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अप्रैल की सेल का आधा होगा। मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अप्रैल की सेल का आधा होगा। अगर अप्रैल की सेल अगर 12,000 है, तो मार्च का जो क्लोजिंग है वो हो जाएगा इसका आधा, मतलब कि 6,000। तो मार्च का क्लोजिंग अगर 6,000 है, तो मार्च का क्लोजिंग ही क्या बन जाएगा, अप्रैल का ओपनिंग। मार्च का क्लोजिंग क्या बन जाएगा, 6,000, अप्रैल का ओपनिंग, इसलिए यहाँ पर 6,000 आ गया। बताना ये भी क्लियर है या नहीं शुभजीत। यस सर। यस सर। राइट, क्लियर है। सो आई गेस ये क्वेश्चन हो गया सबका। तो अब हम यहाँ से
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूँ उसके अंदर से, जो कि इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड हो। चलिए, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन था ये, हमने अच्छे से कर लिया तो। ठीक है, बाकी हमने जिस तरीके से क्वेश्चन किया उसके प्रेजेंटेशन को आप ऑल्टरनेटिव तरीके से भी कर सकते हो। तो मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन जो यहाँ सॉल्यूशन में दे रखी है इसके अंदर में, वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसको वर्टिकली भी बनाया जा सकता है। ठीक है, कैसे, 2 मिनट देखो, मैं यहाँ बताता हूँ आपको। इसके अंदर में देखो, इसको ऐसे ऐसे किया बेटा प्रेजेंट। इन्होंने इसको वर्टिकल बना दिया। पहले मंथ ले लिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर ये सेल्स ले ली, फिर ये क्लोजिंग स्टॉक ले लिया, फिर ये ओपनिंग ले लिया, फिर ये प्रोडक्शन निकाल लिया, है ना। कैसे निकाला, अगर ये ए है, अगर ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पर ए प्लस बी माइनस सी कर दिया। यहाँ से हमारा प्रोडक्शन आ गया। तो आप वर्टिकल फॉर्मूले भी दिखा दिखा सकते हो। सेम ऐसे ही यहाँ पे देखो, अप्रैल मेरे यहाँ मंथ ले लिए, फिर यहाँ ले लिया कंजप्शन, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, फिर ये परचेज निकाल दी, फिर ये रेट लिख दिया और सेल के। तो इस तरीके से भी प्रेजेंटेशन दी जा सकती है। दोनों ठीक है, जो हमने करा है वो भी ठीक है, जैसा कि आपके मतलब बुक में दे रखा है मॉड्यूल में, और आप ऐसा भी इसमें कर सकते हो। ध्यान रखना, जब भी कोई फॉर्मेट बनाए ऊपर आपने एप्रोप्रिएट हेडिंग जरूर लिखनी है। तो सूजन ने मुझे कुछ बुक के क्वेश्चन के आंसर भेजे थे, लेकिन मैं देख रहा था ऊपर कोई प्रॉपर हेडिंग नहीं थी। सिंपल लिख दिया मटेरियल परचेज बजट और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, सिंपल लिख दिया प्रोडक्शन बजट, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। पूरा पहले नाम लिखना है कौन सा बजट है, और उसका जो पीरियड है वो आपको मेंशन करना है। अगर पीरियड मेंशन नहीं करोगे तो फिर उसके भी नंबर वगैरह करते हैं। ठीक है, और स्केल का यूज करना है। लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट आपको खींचनी है। अगर आप मैनुअल हैंड से करोगे, जैसे अभी हम क्लास में कर रहे हैं, तो उसमें भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी। बिल्कुल स्ट्रेट आपको बनाना है। ओके, तो मैं कोई और क्वेश्चन लेके आता हूँ उसके अंदर से। इसके अलावा किसी के पास ना हो इसका पीडीएफ तो मुझे बता देना, मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो सबके पास होगा वैसे, शायद हो सकता है कि शुभजीत के पास ना हो। तो शुभजीत या तो विशाल से ले लेगा या बता देगा मुझे, मैं सेंड करूँगा। ठीक है, रुको जरा एक मिनट, क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ मैं। एक मिनट, क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। सब्जेक्ट तो ग्रुप, ये क्वेश्चन है पर शायद ये बुक का ही है। चेक कर लेता हूँ एक बार, दिखा देता हूँ आपको। एक ये क्वेश्चन है बेटा, कहता है 3 आर्टिकल्स एक्स वाई जेड आर प्रोड्यूस इन ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में 3 चीजें बनती है। दे पास थ्रू 2 कॉस्ट सेंटर्स ए और बी, 2 कॉस्ट सेंटर से जाते हैं। फ्रॉम द डेटा फर्निश्ड कंपाइल ए स्टेटमेंट फॉर बजटेड मशीन यूटिलाइजेशन इन बोथ द सेंटर। ठीक है, दोनों सेंटर में मशीन हम कैसे कैसे यूटिलाइज करेंगे उसका बजट बनाना है। तो 2 सेंटर हैं ए और बी में। तो पहले प्रोडक्ट एक्स है जिसकी एनुअल सेल 4800 है।
ओपनिंग स्टॉक इसका 600 है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2 महीने की सेल के बराबर है। क्लोजिंग स्टॉक 2 महीने की सेल के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4800 सेल है 12 महीने की, तो पर मंथ सेल कितनी हुई? तो 4800 को 12 से डिवाइड करेंगे तो पर मंथ सेल आ जाएगी। 2 महीने की सेल लाएंगे तो इंटू 2 से करना पड़ेगा, है ना। तो जो 2 महीने की सेल आएगी वो बन जाएगी क्लोजिंग स्टॉक। सेम ऐसे ही बाई का जो सेल है एनुअल वो 2400 है, ओपनिंग स्टॉक 300 है, और क्लोजिंग स्टॉक डू लिखा हुआ है। डू का मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर भी 2 महीने की सेल निकालनी है, और एनुअल में भी ये 2400 की सेल है, ओपनिंग स्टॉक 800 है, और अगेन यहाँ पर इस तरीके से ये चल रहा है। ओके, तो ये तो हमारा ऊपर हो गया। उसके बाद कहता है मशीन आर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। तो कॉस्ट सेंटर ए में एक्स के ऊपर 30 घंटे काम होगा, और कॉस्ट सेंटर बी में एक्स के ऊपर 70 घंटे काम होगा। वाई के ऊपर 200 घंटे काम होगा ए में, और 100 घंटे यहाँ सर पर ये होगा, प्रॉब्लम वो होमवर्क में भी था। है ना। तो ये सेम सेम है ना क्वेश्चन ये। यस सर। हो सकता है शायद कुछ डेटा वेटा कुछ चेंज हो, ये वाला कुछ इस तरीके का। तो ये मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, और आप चाहो तो उसको देख लो और इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। सर सेम है। सेम है, फिर हाँ रहने सर, वो 0.4 का सिर्फ एस्टिमेटेड आवर यहाँ पे दो। अच्छा अच्छा 2100 दिया हुआ है और बुक में 2500 दिया हुआ है, अच्छा, और कुछ ठीक है ठीक है ठीक चेंज है, नहीं है। बाकी बाकी फिर हो जाएगा ये, हो जाएगा। चलो कोई और क्वेश्चन ढूंढता हूँ मैं स्कैनर पे फिलहाल, क्योंकि पहले सारे टॉपिक कर लेते हैं स्कैनर से, तभी नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो और क्वेश्चन ढूंढता हूँ, थोड़ा सा वेट करो और। चलो ये एक क्वेश्चन है छोटा सा ये कितने नंबर में आया है? 2015 में आया है ये। चलिए देखते हैं इसको। 6 मार्क्स में आया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर ए प्रोडक्शन बजट फॉर एबीसी कंपनी लिमिटेड फॉर द 6 मंथ पीरियड एंडिंग ऑन 30 जून 2015। तो आपको ये दे रखा है सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक है जनवरी में प्रोडक्शन का 6000, मतलब ये है फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का 6000 है ए का, और उसका क्लोजिंग स्टॉक है 10,000। बी का फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक 9000 है ओपनिंग स्टॉक, और जो 8000 है वो है आपका क्लोजिंग स्टॉक 6 मंथ के बाद का, जून के एंड में। और सी का ओपनिंग स्टॉक जनवरी में 12,000 है, और 6 महीने बाद क्लोजिंग स्टॉक जून के एंड में जून के एंड में 17,500 है। उसके बाद आपको रेलेवेंट डेटा दे रखा है कि जो प्रोडक्ट ए है उस पर 4% नॉर्मल लॉस होगा प्रोडक्शन का, बी पे 2% लॉस होगा आपका नॉर्मल लॉस प्रोडक्शन में, सी पे होगा 5% का। रिक्वायरमेंट टू फिलफिल सेल्स प्रोग्राम, मतलब ये सेल्स है 60,000, 50,000, 80,000 की आपकी सेल्स होगी। अल्टीमेटली इतना आपको दिया हुआ है। तो प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। बट क्योंकि हम जो प्रोड्यूस करेंगे उसमें कुछ नॉर्मल लॉस भी हो रहा है, तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? सपोज मान लो कि अगर मैं 5 किलो का आउटपुट बनाता हूँ, 5 किलो के आउटपुट में मान लो सपोज 200 ग्राम का मेरा नॉर्मल लॉस होता है, तो मेरा एक्चुअल आउटपुट तो 4.8 किलोग्राम ही आएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा 5 किलोग्राम का नेट आउटपुट आए, तो मुझे इनपुट ज़्यादा ज़्यादा मुझे डालना डालना पड़ेगा। जब ज़्यादा इनपुट डालूंगा तो तभी तो क्या होगा, तभी मेरा 5 किलो आउटपुट के बराबर आएगा। इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम प्रोडक्शन निकालेंगे,
लेकिन प्रोडक्शन निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसे इन्फ्लेट करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमें कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, ताकि वो नॉर्मल लॉस एडजस्ट होने के बाद हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्शन बन के आ जाए। ठीक है, तो इसमें एक नॉर्मल लॉस वाला पॉइंट नया है, ये कैसे होगा ये आपको मैं समझाता हूँ। तो हमें बनाना है प्रोडक्शन बजट, कोई इन चेंज कर लेते हैं। हमें बनाना है प्रोडक्शन बजट फॉर द 6 मंथ एंडेड ऑन, क्या डेट है इसकी, एंडेड ऑन 30 जून 2015। 30 जून 2015 तक क्या रहता है इसका पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, ये है ए, बी और सी। ठीक है, और ये सारी क्वांटिटी हमें बनानी है, प्रोडक्ट्स की यूनिट सही है, प्रोडक्ट्स यूनिट्स। तो सबसे पहले सेल्स दैट वी हैव 60,000, 50,000, 80,000, then closing stock. So क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 10,000, 8,000 और 17,500। 10,000, 8,000, 17,500। 10,000, 8,000, 17,500 लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 6,000, 9,000, 12,000। ओपनिंग स्टॉक है 6,000, 9,000, 12। छः हजार, 9,000, 12,000। तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्शन आ गया। प्रोडक्शन तो 16 और 10 हो गया आपका 26, सॉरी 16 से 60 है, 60 और ये नेट 64 आएगा, ये 49 आएगा। ठीक है, और 80 में से फिर ये करो कितना आया आपका, 5,500 ऐड होगा तो 85,500। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है सर, प्रोडक्शन इतना इतना होना चाहिए, 64,000, 49,000 और क्या नाम है 85,500। लेकिन अब देखो सर, अगर हमें 64,000 बेसिकली प्रोड्यूस करना है तो ये 64,000 आएगा नॉर्मल लॉस होने के बाद। अगर 64,000 प्रोड्यूस करना है तो इसमें से कुछ नॉर्मल लॉस लॉस भी तो होगा, तो हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि 64,000 बन के आए। मतलब प्रोडक्शन इतना होना चाहिए कि नॉर्मल लॉस होने के बाद ए का आउटपुट आना चाहिए 64,000, ऐसे बी का आउटपुट 49,000 होना चाहिए नॉर्मल लॉस होने के बाद। तो एक्चुअल में पहले ज़्यादा बनना चाहिए, उसके हिसाब से फिर आपका बनना चाहिए 49,000। और सी का आपका 85,500 है, इतना नॉर्मल लॉस के बाद बचना चाहिए, इसका मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। अब सर ये होना कितना चाहिए, इसको हम बढ़ाएंगे, तो बढ़ाने के लिए ऐड यहाँ पर किया मैंने नॉर्मल लॉस, जो खराब होना है उसके लिए भी प्रोविजन बना के चलना है। कैसे ऐड करें सर, अच्छा एक बात सुनना, 4% खराब होने के बाद, 4% खराब होने के बाद 64,000 बचना चाहिए, मतलब यही है ना, 4% खराब होने के बाद 64,000 बचना चाहिए। अच्छा सर, तो बनाना कितना चाहिए हमें, या नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो 64,000 है ये 4% खराब होने के बाद है, इसका मतलब ये 96% वैल्यू पे है? एवरीवन यस सर। बताओ जी, बात Yes. बताओ। यस सर। ये 64,000 4% खत्म होने के बाद है, तो इसका मतलब ये 96 पे है। अगर ये 96 पे है और मैं नॉर्मल लॉस निकाल रहा हूँ तो नॉर्मल लॉस तो मेरा 4 है ना। मैं 100 को बेस मान के चल रहा हूँ कि 100 था, 4 खराब हुआ और 96 बचेगा,
तो ये 64%, 64,096 पे है। निकालना क्या है मुझे? नॉर्मल लॉस। तो मुझे 4 से इंटू करनी पड़ेगी। मुझे बताओ ये कितना आ रहा है? 64 डिवाइड बाई 96 इंटू 4। डेसिमल में आएगा तो राउंड ऑफ करना। 2668. 2668 68. या 67, शायद ये 266.6 आएगा। यस सर। हाँ तो ये 7 होगा, 7 होगा शायद। हाँ सर। ठीक है, ओके। ऐसे देखो, जो 49,000 है, जो 49,000 है, ये आना चाहिए 2% खराब होने के बाद। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 49,000 जो होगा ये 98 पे होगा। बोलो हाँ, है ना? यस सर। राइट। तो इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो, कितना आएगा बताओ? ये 49,000 2% खराब होने के बाद है, तो ये 98 पे है। तो लॉस कितना हुआ? 1000 आएगा। ठीक है, तो ये 1000 आ गया, 1000 आ गया। चलो, ऐसे 85 500 बचना चाहिए, कितना खराब होने के बाद? 5%। तो कह सकता हूँ कि ये 85 500 ये 95 पे है। तो 5 पे कितना? बताओ। 45. 4500 इज इट? Yes. तो ये करने के बाद आ जाएगा हमारा एडजस्टेड प्रोडक्शन, जिसमें नॉर्मल लॉस का भी हमने प्रोविजन बना लिया। तो ये हो गया 66,667, ये आया 50,000, और ये आया आपका 85 और 4 89 90,000, ये आ गया आपका 90,000। बताना क्लियर है यानी? यस सर। Yes, एवरीवन sir. ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? No. चलो, तो अब एक नया टॉपिक करवा देता हूँ ताकि घर के लिए कुछ क्वेश्चन दे सकूं उसके बाद। इसकी लेंथ बढ़ाते हैं पहले पेज की। चलिए, क्वेश्चन नोट बेटा कर लिया था ना वाला, या रह गया? रह गया तो देख लो दोबारा एक बार। ये कैसे निकाला है ध्यान रखना, मेन ये चीज है। डन? Yes, sir. चलो, तो अब बताता हूँ आपको मैं अगला टॉपिक, जो कि है कैश बजट। ये भी आसान है, इसका भी एक क्वेश्चन करेंगे हम, और उसके बाद फिर कुछ घर से लिए आपको होमवर्क मिलेगा। होमवर्क मॉड्यूल वाले क्वेश्चन होंगे, फंसोगे तो ऐप में रिकॉर्डेड लेक्चर डाला हुआ है, वहां से हिंट ले लेंगे। तो बेटा, कैश बजट क्या दिखाता है? नाम से मालूम चल रहा है, बजट पीरियड में कहाँ से कैश आएगा, कहाँ कैश जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कैश बजट। ठीक है? तो कैश बजट बेसिकली हम बनाते हैं ये जानने के लिए कि अगर सपोज अगले 3 महीने हैं, अगले 3 महीनों में कहाँ कहाँ से पैसा हमारा आने वाला है और कहाँ कहाँ हमारा पैसा लगने वाला है। इससे क्या होता है कि हम कैश को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। अगर हमको लगता है कि अगले 1 महीने में जो कैश आने वाला है वो सरप्लस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कैश आ जाएगा, और फिर क्या ना खर्चा हमारा कम है, तो जो सरप्लस है उसका क्या करना है? तो उस सरप्लस को बेसिकली कहाँ उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए, हम उसके लिए एडवांस में प्लानिंग कर पाते हैं। या अगर हमारा जो कैश बजट है उससे हमें मालूम चलता है कि हमें शॉर्टेज होने वाली है, कि आने वाले नेक्स्ट मंथ में इतना कैश आएगा, इतने पेमेंट्स होगी, बट पेमेंट्स तो ज़्यादा है और कैश रिसिप्ट तो कम है,
तो इतने की शॉर्टेज होने वाली है आगे आने वाले टाइम में। तो अगर शॉर्टेज होने वाली है तो कहाँ से लोगे, तो उसके लिए आज ही आपको एडवांस में ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो अगर फ्यूचर में एक्स्ट्रा कैश आने की ज़रूरत है तो उसकी इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, ये हम एडवांस में प्लानिंग कर लेते हैं। अगर फ्यूचर में कैश की शॉर्टेज होने वाली है तो वो शॉर्टेज हम फाइनेंस कैसे करेंगे, हम बैंक ओवरड्राफ्ट लेके करेंगे या कहीं से लोन लेंगे, है ना, क्या होगा, तो उसको भी हम एडवांस में प्लानिंग कर पाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है हमारे कैश बजट का। तो कैश बजट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। मैनेजमेंट में एक टर्म होता है फाइनेंशियल प्लानिंग जिसमें कैश के बारे में बात होती है, एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे पूरा एक चैप्टर ग्रुप 2 की फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएगा। कैश बजट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, राइट। It provides an estimate for various source of receipts and payments during the budget period। बजट पीरियड में कहाँ से रिसिप्ट होने वाली है और कहाँ खर्चा जाने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग in advance how to manage any surplus or deficiency of cash। जो सरप्लस या डेफिशिएंसी अराइज होने वाली है उसको हम बेसिकली कैसे मैनेज करेंगे। It helps in deciding in advance how to manage any surplus or deficiency of cash which is likely to arise in budget period। ठीक है, बजट पीरियड में कितनी डेफिशिएंसी होने वाली है, कितना सरप्लस होने वाला है, उसे हम कैसे मैनेज करेंगे, तो उसके लिए दिखाता है आपका, उसके लिए एडवांस में मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है कैश बजट। अच्छा, नॉर्मली आपके एग्जाम में ना जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, कैश बजट का क्वेश्चन आना और फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन आना, इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बाकी हमने जो किया उसमें आपका जैसे प्रोडक्शन बनाया था तो आज जो क्वेश्चन किया वैसा आ जाता है। अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट बेटा, मार्क जी बच्चों, तो हाउ टू मैनेज एनी सरप्लस और डेफिशिएंसी ऑफ कैश व्हिच इज लाइकली टू अराइज इन द बजट पीरियड। तो ये इसमें देख, ये इसमें हम इसमें बेसिकली बात करते हैं कि कितना सरप्लस होने की पॉसिबिलिटी है, उसे कैसे मैनेज करें। क्योंकि अगर कैश अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसको यूज़ नहीं करेंगे तो उससे भी नुकसान होता है, और अगर शॉर्टेज होगी तो फिर आपको काम करने में दिक्कत आएगी। तो एडवांस में प्लानिंग करने में हेल्प करता है। ओके, फॉर्मेट क्या है इसका, एक मिनट, अरे 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 अरे, ओके, फॉर्मेट क्या है जिसका वो देख लेते हैं। तो कैश बजट फॉर द पीरियड, जो भी उसका पीरियड होगा, गॉट इट।
एक ही बेटा वेट करना जरा, नहीं मैं ये बेटा फॉर्मेट क्या है इसका जरा वो देखते हैं। पर्टिकुलर्स फिर जो जो मंथ का बनाना है, सपोज मान लीजिए मंथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, जिस महीने का आपने बनाना है। इसमें सबसे पहले आपका आएगा आएगा सपोज मान लीजिए रिसिप्ट्स, पहले दिखा देंगे ओपनिंग बैलेंस, मंथ के बिगिनिंग में कितना आपके पास ओपनिंग आपके पास बैलेंस है। फिर कैश सेल से कितना पैसा आया वो लिख देंगे। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से कितना पैसा आया, मतलब जो आपने क्रेडिट सेल करी थी उसके थ्रू कितना पैसा आ गया। और क्या क्या सोर्स सोर्स हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम, कुछ इन्वेस्टमेंट करी है तो उसमें आपको डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, वो दिखाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस हो गया, कैश हो गया, कलेक्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट की इनकम आ गई। देन वी हैव प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स वगैरह इशू करें या डिबेंचर इशू करें वहां से पैसा आएगा, या कोई सेल ऑफ असेट्स है, लोन ले लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये पहले यहाँ से इस तरीके से ले लिया। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास टोटल रिसिप्ट ए का, कुल मिला के कितनी हमारी रिसिप्ट आ गई। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दी। फिर इसके बाद हम पेमेंट लिखेंगे। फिर हम इसकी पेमेंट लिखेंगे। उसके बाद बी बनाएंगे पेमेंट्स का। पेमेंट्स में किस किस के लिए पेमेंट करी होगी आपने, आपने कैश परचेस करी होगी, पेमेंट टू क्रेडिटर्स जो उधार में खरीदा होगा उसके लिए पेमेंट करी होगी, कुछ वेजेस पे करोगे आप एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह, कुछ ओवरहेड्स पे करोगे लाइक फैक्ट्री एक्सपेंसेस होंगे, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, मतलब फैक्ट्री में होने वाले खर्चे सारे, ओवरहेड्स ऑफ ऑल काइंड। इसके अलावा पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो शेयर इशू करें आपने उस पर अपने पे करा है डिविडेंड।
परचेज ऑफ असेट्स, परचेज ऑफ असेट्स, राइट, एक्सेट्रा। ये करने के बाद, ये करने के बाद आपकी टोटल पेमेंट आ जाएंगी। इसके बाद फिर आप क्या करोगे, बैलेंस निकालोगे, कितना बच गया। वो कैसे होगा, ए माइनस बी, कितने रिसिप्ट है, कितनी पेमेंट है, यहाँ से ये बैलेंस आएगा। अब ये जो पहले महीने का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, अब जो ये पहले महीने का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, एक मिनट, हाँ, जो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा ए माइनस बी, ये अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, यहाँ जाएगा। जो फर्स्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस आया वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फिर वही इस महीने की कैश सेल कितनी हुई, कलेक्शन कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट इनकम इफ एनी, प्रोसीड्स, उसके बाद फिर ये सेल ऑफ असेट्स, इसका टोटल आ जाएगा रिसिप्ट का। फिर वही इस महीने के खर्चे आ जाएंगे, सेकंड वाले महीने के, सेकंड वाले मंथ के खर्चे आ जाएंगे इसके, ठीक है। अगेन कैश परचेज कितनी है इसमें, पेमेंट टू क्रेडिटर कितना है, वेजेस, ओवरहेड्स, इसका टोटल आ जाएगा। फिर ए माइनस बी करेंगे तो सेकंड महीने का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। फिर जो ये सेकंड महीने का क्लोजिंग बैलेंस होगा, ये तीसरे महीने का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, यहाँ फिर से आ जाएगा। तो जब तक आप फर्स्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकाल लेते, आप सेकंड मंथ को कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। और जब तक सेकंड मंथ का क्लोजिंग नहीं निकलेगा, आप थर्ड मंथ को कंप्लीट नहीं कर सकते। बाय चांस कभी कभार ऐसा होता है कि आपने ए माइनस बी किया, ए माइनस बी किया, और ए माइनस बी की अमाउंट आपके माइनस में आ रही है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट मंथ में 5 लाख की रिसिप्ट है और 6 लाख की आपकी पेमेंट है, तो कुल मिला के आपका 1 लाख का नेगेटिव आ रहा है। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला हुआ कि नेगेटिव है तो क्या करना है, तो आप नेगेटिव बैलेंस ही कैरी फॉरवर्ड करोगे, मतलब आप उसी 1 लाख को अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बना दोगे माइनस में। पर कभी कभार क्वेश्चन में बोलता है कि अगर नेगेटिव बैलेंस आएगा तो आपने उसके डबल वैल्यू का बोरिंग्स करना है, उसके डबल वैल्यू का बोरिंग्स करना है। तो अगर 1 लाख का नेगेटिव बैलेंस आया तो आप 2 लाख की बोरिंग करोगे। तो हम क्या करेंगे, सी के बाद पॉइंट नंबर डी बनाएंगे। अगर ये नेगेटिव है, यहाँ लिखेंगे बोरिंग्स फ्रॉम बैंक, जो भी होगा। तो ये 1 लाख का नेगेटिव, तो यहाँ प्लस 2 लाख हो जाएगा, जिससे नया बैलेंस 1 लाख आ जाएगा। फिर वो 1 लाख आपको ओपनिंग में दिखाना पड़ेगा, या बोल देगा कि जितने का नेगेटिव बैलेंस आएगा उतने की आपको बोरिंग्स करनी है, ताकि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 0 हो जाए। तो अगर 1 लाख का नेगेटिव आ रहा है पॉइंट नंबर सी में, तो डी पॉइंट डालोगे जिसमें लिखोगे बोरिंग्स, वो भी दिखाओगे 1 लाख की, जिससे वो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर बोलेगा जितनी भी आप बोरिंग्स करोगे फर्स्ट मंथ में, अगर फर्स्ट मंथ में आपने कुछ बोरो किया है तो उसके ऊपर आपको 5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगले क्या नाम है महीने में, ऐसे भी बोल देगा। तो अगर फर्स्ट मंथ में 1 लाख की बोरिंग्स निकली है, 1 लाख की बोरिंग्स निकली है, उसका 5% निकालना है। पर एनएम नहीं बोला हुआ तो पूरा 5% निकाला जाएगा। 1 लाख का 5% निकालोगे तो 5,000 आएगा। फिर जब आप अगले महीने की पेमेंट दिखाओगे, जिसमें हमने ये 6 पॉइंट दिखाए, है ना, उन पेमेंट में एक पेमेंट आपको इंटरेस्ट की भी दिखानी पड़ेगी, इंटरेस्ट की भी आपको दिखानी पड़ेगी, राइट, ऐसे बोल देता है। कभी कभार क्या होता है कि जो पॉजिटिव अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा आता है, मतलब रिसिप्ट है आपकी 7 लाख की, पेमेंट है आपकी 3 लाख की, तो आपका बैलेंस जो आ रहा है पॉइंट नंबर सी में वो 4 लाख का आ रहा है। अब 4 लाख का बैलेंस तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्वेश्चन में ऐसे बोल देता है कि अगर 1 लाख से ज़्यादा का बैलेंस आता है तो जो भी बैलेंस आएगा उसको हम फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर देंगे। तो अगर 4 लाख का बैलेंस आया था पॉइंट नंबर सी में, पॉइंट नंबर डी बनाओगे, उसके बाद इसमें लिखोगे इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट 3 लाख, वो 3 लाख लेस करना पड़ेगा, फिर 1 लाख का बैलेंस आएगा यहाँ पर, और फिर वो 1 लाख अगले महीने का ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो कभी कभार बैलेंस को कैसे सेटल करना है उसके बारे में गाइडेंस दी होती है, हमें उसके हिसाब से करना पड़ता है। वैसे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है और एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं अब तक, उसमें ऐसा कुछ केस दिया नहीं है, मतलब सीए के एग्जाम में ऐसा कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, लेकिन सीए वगैरह के केस में, मतलब सीए के एग्जाम में ऐसे 1-2 पॉइंट क्या नाम है कि उनके मतलब पेपर में आए थे, जिसमें जो डिफरेंस आ रहा था रिसिप्ट और पेमेंट का, उसको कैसे एडजस्ट करना है वो क्वेश्चन में बताया हुआ। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर।
यस सर। ठीक है, तो अब मैं स्कैनर से क्वेश्चन आता हूँ सीधे इसमें, और फिर बुक से बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन करना है। 2 मिनट वेट करेंगे। एक ही बेटा जरा 1 मिनट और वेट करो, मेरा फोन नहीं मिल रहा एक्चुअली, मैं जरा उसको ढूंढूं। 2 मिनट दो मुझे।